गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बेटा केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन इज वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में बेटा कंसंट्रेशन पे कुछ बात की थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, कि जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पर कुछ रिएक्शन ऐसी है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से शायद रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, या उस पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े, ठीक है। सो डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि गुल्डबर्ग एंड वागे gave the relationship between rate of reaction and concentration. Rate of reaction and concentration in form of law of mass action. Law of mass action मतलब उसने एक रिलेशन दिया था गोल्डबर्ग एंड वागे ने बेटा। वो रिलेशन किसके बीच था? रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन के बीच था। और किस फॉर्म में था बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन की फॉर्म में था। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, इसको स्टडी करते हैं। सपोज करो A प्लस बी एक ये दो रिएक्टेंट्स है, इनसे कोई प्रोडक्ट्स बना है, ठीक है। हम नहीं जानते बेटा क्या बना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन उसने क्या कहा कि जो इस रिएक्शन का जो रेट आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट आएगा बेटा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो वो प्रोडक्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, सो यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। तो यहाँ पे हम पावर भी लगा देंगे जो इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिए गए हैं, ठीक है। सो यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reacting species and raised the power their numerical coefficients that is also called stoichiometric coefficients. Stoichiometric कोफिशिएंट। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ क्या, ये लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या रिलेशन दिया था? रिलेशन ये था कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की
इसकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो मैंने यही लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एंड रेज द पावर, और इनके ऊपर क्या इनके ऊपर पावर लगा देनी है जो भी इनका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा या जो भी इनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये क्या बेटा, इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये कैसा कंसेप्ट है बेटा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। सो यहां से जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो के ए की पावर 1 बी की पावर 1, ए की पावर 1 इज इक्वल्स टू बी की पावर 1। सो यहां पे जो के है हमारा, के दिस इज द रेट कांस्टेंट, इसको हम रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको बेटा हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसको बेटा हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। सो ये ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। सो ये था बेटा सिंपल सा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा क्या कह रहा है कि हम अगर किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एंड द पावर एंड रेज द पावर देयर न्यूमेरिकल कांस्टेंट। इनके जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उनकी पावर को इनके ऊपर क्या कर देना है बेटा, रेज कर देना है, ठीक है। सो रिएक्शन का रेट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1, ठीक है। सो के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। सो ये एक लॉ है बेटा, ठीक है, सिर्फ एक लॉ है, ठीक है। और इसको हम लॉ है तो इसका मतलब ये कैसा है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन नहीं किया गया, ठीक है, क्लियर। तो किसी दो या तीन रिएक्शन का रेट निकाला होगा लॉ ऑफ गोल्डबर्ग एंड वागे ने, तो उसका रेट देखा तो वो रेट ऐसे चेक किया तो इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ रहा था तो उन्होंने इसके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। सो सिंपल, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, के की बात करेंगे, ठीक है, के की बात करेंगे। के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब के की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो बेटा फर्स्ट इज जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब अगर लार्जर द वैल्यू ऑफ के, लार्जर द वैल्यू ऑफ के, यहां पे देखो बेटा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ के, लार्जर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के, स्मॉलर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्मॉलर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, every
reaction has definite value of rate constant at particular temperature. मतलब जितनी भी रिएक्शन है बेटा, मान लो ये एक रिएक्शन है, इससे ये प्रोडक्ट बना है, ये एक रिएक्शन है, इससे ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना भी हो, ठीक है। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे मान लो रेट कांस्टेंट की कुछ वैल्यू आ गई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई मान लो 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बेटा इसकी जो बी जो ये सेकंड रिएक्शन है, इसकी भी बेटा 30 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू हो गई मान लो 3 मोल पर लीटर पर सेकंड है। मतलब हर एक रिएक्शन का, जितनी भी रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन का एक डेफिनेट वैल्यू होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक गिवन टेम्परेचर पे क्या रहेगा, एक डेफिनेट वैल्यू होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी भी हो, चाहे यहाँ से कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका कितना होने वाला है, 2 मोल पर लीटर ही होने वाला है, ठीक है। सो ये थी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरी रिएक्शन हैज ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट और ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एंड फोर्थ, ये सॉरी सेकंड है, ये सॉरी थर्ड है, ठीक है। थर्ड, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। देखो अभी मैंने बताया था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेफिनेट वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की, पर टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट आपका ये भी बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट, जो बेटा रेट कांस्टेंट है आपका वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट independent of the concentration of reactant। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट, जो यूनिट होगी इसकी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा जो याद रखनी है कि आपके पास रेट कांस्टेंट है, ठीक है। रेट कांस्टेंट आपका रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे ही लार्जर द वैल्यू ऑफ के, अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, अगर के की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। देखो बेटा फैक्टर ये है, ये ए से प्रोडक्ट बना है सपोज करो, तो यहां से जो रेट होगा इसका वो के इंटू ए की पावर 1 होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सो बेटा ये देखो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप के की वैल्यू बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा, के की वैल्यू कम होगी तो रेट भी कम होगा। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा, एवरी रिएक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। जितनी भी रिएक्शन है बेटा, अलग अलग बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, है ना, उनका एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। एंड थर्ड इज रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो के की वैल्यू भी ज्यादा होगी।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबली जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ता है, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। सो बेटा रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एंड लास्ट जो यूनिट निकालोगे रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब रेट ला की बात करेंगे बेटा। रेट लो फॉर ए केमिकल रिएक्शन, रेट लो फॉर ए केमिकल रिएक्शन। अब सपोज करो मेरे पास ये इक्वेशन है 2NO2 प्लस F2, इससे आ गया आपका NO2 F आ गया, NO2 F, इसको बैलेंस कर लो ऐसे करके NO2 F। ठीक है, सो इसका हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो वो क्या होगा K NO2, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, ये पावर में चला जाएगा। F2 इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है ना। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या आ रहा है यहाँ पे NO2 2 एंड F2। फिर मैंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अब मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया। तो इसका जो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया, सो रेट वो आया K NO2 की पावर 1 एंड F2 की पावर 1। तो यहाँ पे देखो ना बेटा चेंज हो गया ना, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था 2, पर यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो, यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। तो मतलब चेंज आ गया ना, है ना। तो ये तो मैंने निकाला था लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग, ये मैंने निकाला था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, सो बेटा एक रिएक्शन और लिखता हूं A B C C, इससे कोई प्रोडक्ट बना हमें नहीं पता। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका जो रेट आएगा, रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर A B की पावर B C की पावर C। ये था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। पर बेटा अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली, मैंने जब इसको डिटरमाइन किया, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो इसका जो रेट आ गया, रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर P B की पावर Q एंड C की पावर R। ठीक है, तो बेटा जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल रहा था वो कुछ ही रिएक्शंस के लिए ठीक था, पर कुछ रिएक्शंस के लिए ये सही नहीं था। ठीक है, मतलब जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया ये वैल्यूज चेंज होके आ रही थी। ठीक है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे लगा है ना, उसमें चेंज आ गया। ठीक है, तो जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया तो इस रिएक्शन का रेट ये वाला आया, है ना। तो इसी को बोलते हैं बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो
एक्सप्रेशन। अब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन समझ आ गया, दिस इज दी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड लॉ। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको जो मिला है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और ये क्या बेटा एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो ऐसे ही ये जनरल रिएक्शन है एक मेरी जनरल रिएक्शन, ये तो मैंने मानी है कोई रिएक्शन। इसका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये रेट है, इसका अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटली ये रेट आया। ठीक है, तो हो सकता है बेटा ये जो कोफिशिएंट है, ये जो पावर्स हैं, पी हो सकता है ए के इक्वल भी हो सकता है, क्यू हो सकता है बी के इक्वल भी हो सकता है, और हो सकता है आर सी के इक्वल भी हो सकता है, मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। जब आप रेट लॉ एक्सप्रेस करते हो ना, जब आप रेट निकालते हो एक्सपेरिमेंटली, तो ये जो पावर्स लगाई हैं आपने, हो सकता है ये पावर आपकी सेम भी हो। ठीक है, इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के हो सकता है ये सेम भी ना हो। ठीक है, सो रेट अब बात करेंगे बेटा एबीसी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया ना, एबीसी क्या है यहाँ पे, सॉरी बता देता हूं उनको, ए बी सी ये तो आर दी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और बेटा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके, ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। और बेटा ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये आर दी एक्चुअल कोफिशिएंट, ये एक्चुअल कोफिशिएंट है, एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल कोफिशिएंट। सो इसको नोट करो। अब रेट लॉ की बात करेंगे, इसको नोट कर लो बेटा। ठीक है, अब रेट लॉ पे चलते हैं बेटा। अब तो पता चल गया रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या फर्क है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड रेट लॉ इज ए एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको डिटरमाइन किया गया। तो इसकी डेफिनेशन भी दिखा देता हूं, सपोज करो, देखो ये इक्वेशन है, दोबारा से फिर से लिख रहा हूं, बी बी सी सी, इससे प्रोडक्ट बना है कोई। ठीक है, इसका रेट निकाला के ए की पावर ए, बी की पावर बी एंड सी की पावर सी, ये निकाला मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, और इसका मैंने फिर रेट लॉ के थ्रू निकाला, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो आया के ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर। ठीक है, ये निकाला मैंने एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ये आपका रेट लॉ, इसको क्या कहेंगे बेटा हम, रेट लॉ। क्या कहेंगे इसको, रेट लॉ। जो पी क्यू आर है, हो सकता है ये एबीसी के इक्वल हो, और हो सकता है बेटा ये एबीसी के इक्वल ना हो। ठीक है, तो मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। सो रेट लॉ, अब डेफिनेशन क्या जाएगी इसकी, रेट लॉ इज दी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। मैथमेटिकल रेट लॉ क्या बेटा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो डिनोट करता है किसको, विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, इन टर्म्स ऑफ molar concentration of the reacting species। देखो बेटा, रेट लॉ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो किसको डिनोट करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है।
किस टर्म में डिनोट कर रहा है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज एंड ईच टर्म, और जितनी भी इसमें ये टर्म है, एंड ईच टर्म रेज्ड सम पावर्स, और इन टर्म्स पे कुछ पावर्स को रेज किया गया है, ठीक है। सम पावर्स में हो सकता है, में ओवर may not be same as the stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient in the balanced केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो बेटा, सिंपल डेफिनेशन है, दिस इज द रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज ये किसको डिनोट करा? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को, और किस टर्म में डिनोट कर रखा बेटा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, और जितनी भी ये टर्म है, इन टर्म्स के ऊपर कुछ पावर्स को रेज किया गया है। ये पावर हो सकता है जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये वाले, इन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो या फिर इक्वल नहीं भी हो। तो ये लिखा बेटा, स्पीसीज एंड ईच टर्म रेज सम पावर, जितनी भी टर्म सब में कुछ पावर्स को रेज किया गया है, हो सकता है वो पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के शायद इक्वल भी हो और इक्वल नहीं भी हो। ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज दी रेट लॉ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, सो सिंपल है रेट लॉ। अब इस रेट लॉ से हम यहां से हम बेटा, ये रेट लॉ से हम यूनिट को भी डिफाइन करेंगे, किसकी? रेट कांस्टेंट की। सो ये था रेट लॉ, इसको नोट कर लो, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। हो गया रेट लॉ, अब आगे चले, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो बेटा, डिपेंडेंसी में काम आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे देखो बेटा, ये जो आपकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, दिस इज द कंसंट्रेशन, इन पे कुछ ना कुछ पावर्स को रेज किया गया है। अगर इन सभी पावर्स का मैं सम कर दूं, इन सभी पावर्स का मैं सम कर दूं, सम of the powers, sum of the powers to the raised of concentration term in rate law expression। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स रेज की गई हैं, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है, उन पे कुछ पावर्स को रेज किया गया है। उन पावर्स का अगर हम सम कर दें तो आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? इसको एन से रिप्रेजेंट कर दो, पी प्लस क्यू प्लस आर। देखो यहाँ पे इन पावर्स का क्या करना है? सम करना है। अब देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं ना, कि कौन सी रिएक्शन आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कौन सी रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, है ना। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मोस्ट प्रोबेबली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। पर कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन पे कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो यहां से हमें पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। किससे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ठीक है, क्लियर। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब ये भी हमें बता सकता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, कई बार किस पे? प्रोडक्ट पे भी, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है? एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। मतलब जितनी भी पावर्स एक रेट वाला एक्सप्रेशन में रेज की गई हैं, जितनी भी पावर कंसंट्रेशन टर्म्स में कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर रेज की गई है, उन सभी पावर्स को क्या कर देना? आपने सम कर देना है, वही क्या आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ गए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर भी होता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पता चल जाएगा आगे आगे। नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड नंबर तीन सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चले आगे। सो बेटा आगे बढ़ते हुए हम पहले जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट इज यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब ये बताऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे यूनिट, कैसे रेट कांस्टेंट यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। सो फर्स्ट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो बेटा, ये एक रिएक्टेंट है, इससे कोई प्रोडक्ट बना है। क्या बना है? प्रोडक्ट। तो इसका रेट ला लिख दे, इसका मैं रेट ला लिख रहा हूं जीरो ऑर्डर के लिए। रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर जीरो। ठीक है, ए की पावर जीरो, जिससे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बताया था ना रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ दी पावर्स। तो यहाँ पे देखो ना बेटा, जीरो और एन की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो एन की वैल्यू जीरो है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो रेट की यूनिट होती है वो तो आपको पता है। रेट की यूनिट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। कंसंट्रेशन किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में, और टाइम किस में लिखते हैं, सेकंड की पावर सेकंड में। ठीक है, सो यूनिट आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे रेट की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, और के की यूनिट भी ये आने वाली है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होने वाली है, मोल पर लीटर पर सेकंड। पर ध्यान रखना है यहाँ पे ए की पावर तो जीरो है ना, और किसी की पावर जीरो होती है तो वो वन होता है। सो रेट इज इक्वल्स टू के बनेगा यहाँ पे। सो सेकंड इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देखो जो रेट है वो के ए की पावर वन, मतलब पावर क्या होगी, वन होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। पावर क्या होगी बेटा, वन होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। और फर्स्ट ऑर्डर में जो एन की वैल्यू होगी वो सम ऑफ दी पावर्स होगी, और पावर आपकी वन है तो इसका मतलब एन की वैल्यू भी वन है और एन की वैल्यू वन है, तो रिएक्शन का रेट ऑर्डर कैसा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो यहाँ पे जो यूनिट होने वाली है मोल पर लीटर पर सेकेंड के। ए इज दी कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन। और बेटा इसकी कंसंट्रेशन को अब क्या लिखोगे यूनिट में, मोल पर लीटर। तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। सो के की जो वैल्यू आएगी, समझो मोल पर लीटर, ये लीटर इधर आ गया, सेकंड की पावर माइनस वन, और नीचे क्या आ गया, मोल। तो मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, तो आ गया के की वैल्यू क्या आ गई, सेकंड की पावर माइनस वन। तो समझो देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या आ रही है, के की यूनिट क्या आएगी, सेकंड की पावर माइनस वन। ऐसे ही आप सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करोगे बेटा, देखो रेट के ए की पावर टू, यही तो होगा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड, है ना, ए की पावर टू। क्योंकि ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और सेकंड ऑर्डर के लिए तो ऑर्डर में क्या रखना है, टू रखना है। ठीक है, तो इसकी यूनिट देखो बेटा क्या होने वाली है, मोल पर लीटर पर सेकंड के। ए की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ए है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और ए की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। तो मोल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लीटर की पावर माइनस टू। सो मोल पर लीटर पर सेकंड के, ये मोल स्क्वायर और ये लीटर की पावर माइनस टू। तो बेटा देखो, एक मोल से ये मोल काट दो, कैलकुलेट कर लो, इसको इधर भेज दो, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसको नहीं इधर भेजोगे, मोल स्क्वायर लीटर की पावर माइनस टू, इससे एक मोल कट गया। ठीक है, इसको ऊपर भेजोगे तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगी के
यहाँ -1 है, इसको ऊपर भेजोगे तो लीटर। मोल, एक मोल बच गया यहाँ पे, तो मोल की पावर -1, और यहाँ पे क्या बच गया, सेकंड की पावर -1। ये थी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये था बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही बेटा हम कंसंट्रेशन को अगर हम एटीएम में ले ले, ठीक है, मतलब अगर हम गैसियस रिएक्शन की बात करें तो वहां पे कंसंट्रेशन किस में ली जाती है बेटा, एटीएम में ली जाती है, ठीक है। मतलब हम प्रेशर की बात करते हैं और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, ठीक है। कंसंट्रेशन लिखी जाती है ना, क्योंकि आपको अगर आप देखो पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के। सो पी की वैल्यू क्या आने वाली है, एनआरटी अपॉन वी, है ना, एनआरटी अपॉन वी। टी भी कॉन्स्टेंट और गैस भी कांस्टेंट है ना, तो ये क्या आपका N बाई वी, ये मोलरिटी हो गई ना, तो ये P, तो N बाई वी को आप क्या लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो। अगर देखा जाए तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N बाई वी, ऐसे कर सकते हैं ना। तो प्रेशर में भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट एटीएम। वो हम किसके लिए सोल्व करते हैं, गैसियस रिएक्शन के लिए। वो किसके लिए हम सोल्व करेंगे बेटा, गैसियस रिएक्शन के लिए हम निकालेंगे। देखो अब हम गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। पहला होगा जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन, और बेटा इसका के, ए की पावर क्या लेनी पड़ेगी, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है ना, तो ए की पावर क्या लेनी पड़ेगी, जीरो। सो रेट ऑफ रिएक्शन को तो पता है आपने, किस में लिखना है, फॉर ए गैसियस रिएक्शन के लिए देखो P N बाई V, ये कंसंट्रेशन है, और P की यूनिट क्या होगी, एटीएम, है ना। तो N बाई V ये मोल पर लीटर, और ये क्या एटीएम, है ना। तो ये लिख लो, ये एटीएम प्रेशर की बात करेंगे तो एटीएम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आने वाला है बेटा एटीएम पर सेकंड, ठीक है। तो एटीएम पर सेकंड आएगा ना, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, और सेकंड की पावर -1, के ए की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। सो के एटीएम सेकंड की पावर -1, ठीक है। सो दूसरा बेटा आपका सेकंड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की रेट बतानी है फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए। ये रेट, ये के, ए की पावर 1, इसकी यूनिट क्या होने वाली है बेटा, एटीएम, सेकंड की पावर -1 के, इसकी क्या होगी, सिर्फ एटीएम। तो एटीएम से एटीएम कट गया, के की यूनिट क्या आ गई, सेकंड की पावर -1। ऐसे ही आप सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर लो, रेट के, ए की पावर 2, इस रेट की यूनिट क्या बेटा, एटीएम पर सेकंड के, ये एटीएम स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये कटेगा, एटीएम को इधर भेजोगे नीचे आएगा। सो एटीएम की पावर -1, सेकंड की पावर -1, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये था बेटा आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर गैसियस रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के इक्वल कब आएगा, ये चीज भी देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने वाले हैं चीजों को। देखो बेटा, एक रिएक्शन है मेरे पास, ए, सपोज करो ए और प्लस बी, इससे कोई प्रोडक्ट बना है, ठीक है। इससे क्या बना है, कोई प्रोडक्ट बना, इसका रेट फाइंड आउट करोगे बेटा, क्या आएगा, मान लेते हैं ये आ गया, ठीक है। सो अगर मैं ए को V1 कर दूं 1 मोल पर लीटर, बी को भी मैं 1 कर दूं 1 मोल
पर लीटर। तो रेट किसके इक्वल आने वाला है, के इक्वल आने वाला है, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। सो बेटा जो के है, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड as the rate of reaction, when the concentration of each term, when the concentration of each reactant is unity, that is 1 mole per liter। रेट कांस्टेंट आपका रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल तब आएगा जब हम जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सभी रिएक्टेंट को हम क्या कर दें, उनकी कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दें, दैट इज 1 मोल पर लीटर। तो आपका रेट के इक्वल आ जाएगा। तो ये था बेटा आज हमने जो स्टडी किया, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टडी किया, हमने बेटा रेट लॉ को स्टडी किया, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया, हमने बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये कैलकुलेट किया गैसियस रिएक्शन के लिए भी, और कंसंट्रेशन अपने मोल पर लीटर उसके लिए भी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। सो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के बाद हम इसके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, सो बेटा पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।